कभी सोचा है कि भारत के संविधान में दो ऐसी ताकतें हैं जो दिखती तो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, पर देश को चलाने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। आज हम संविधान के इन्हीं दो मजबूत स्तंभों को समझने वाले हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनमें से एक वो हर एक इंसान की हिफाजत करता है और दूसरा पूरे समाज को एक सही दिशा दिखाता है। तो आखिर ये है क्या? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये है वो दो स्तंभ, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्व। देखिए, दोनों ही भारत के लोकतंत्र की जान है, लेकिन इनके काम करने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मौलिक अधिकार समझ लीजिए हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उनकी आज़ादी और हक को बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व वो सरकार के लिए एक गाइड बुक की तरह है जो ये बताते हैं कि एक कल्याणकारी समाज कैसे बनाया जाए। तो एक का फोकस है व्यक्ति और दूसरे का पूरा समाज। चलिए अब आते हैं इनके बीच के सबसे सबसे बड़े फर्क पर। एक है न्यायिक और दूसरा है नैतिक। अब इसका मतलब क्या हुआ? आइए इसे और गहराई से देखते हैं। यहीं पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। मौलिक अधिकार जस्टिशिएबल हैं, यानी अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता। और इसी वजह से अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकता है और अपना हक मांग सकता है। पर जब बात नीति निर्देशक तत्वों की आती है तो उनके उल्लंघन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। मतलब साफ है, मौलिक अधिकारों का पालन करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। इट्स बाइंडिंग, उन्हें यह करना ही होगा। पर नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक मॉरल कंपस की तरह, जो सही रास्ता तो दिखाते हैं पर उस पर चलना या न चलना सरकार पर निर्भर करता है। तो हमने कानूनी फर्क तो देख लिया, अब चलिए इनके मकसद पर नजर डालते हैं, यानी एक व्यक्ति के लिए है या पूरे समाज के लिए। देखिए, मौलिक अधिकारों का सीधा साधा मकसद है हर एक व्यक्ति की आज़ादी और उसके अधिकारों की रक्षा करना। वहीं नीति निर्देशक तत्वों का सपना बहुत बड़ा है, एक ऐसा देश बनाना जहां सबको सामाजिक और आर्थिक तौर पर न्याय मिले। तो एक व्यक्तिगत आज़ादी पर जोर देता है तो दूसरा समाज की भलाई पर। और ये फर्क हमें इन अधिकारों के टाइप में भी साफ साफ दिखता है। मौलिक अधिकार ज्यादातर राजनीतिक और नागरिक अधिकार हैं, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी। वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं, जैसे सबको काम मिले, अच्छी सेहत मिले। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये लागू कैसे होते हैं और ये सरकार की ताकत को कैसे कंट्रोल या गाइड करते हैं। अब ये वाला फर्क बड़ा मजेदार है। देखिए, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ ना, ठीक उसी दिन से हर नागरिक को उसके मौलिक अधिकार मिल गए, इंस्टेंटली। लेकिन नीति निर्देशक तत्व ऐसे नहीं है, वो तो धीरे धीरे सरकार की नीतियों के जरिए हकीकत में बदलते हैं। तो एक वो हक है जो हमें मिल चुका है और दूसरा वो लक्ष्य है जिसे हमें मिलकर हासिल करना है। और ये बात बहुत खूबसूरती से इनके रोल को समझाती है। मौलिक अधिकार सरकार की शक्ति पर एक लगाम की तरह है, एक स्टॉप साइन जो बताता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक गो साइन है, जो उसे दिशा दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि बात एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाए। जब हम कहते हैं समानता का अधिकार या बोलने की आज़ादी, तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। और जब हम बात करते हैं एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी या सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं। तो अब तक हमने इनके बीच के अंतर को तो काफी अच्छे से समझ लिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वक्त है इनके रिश्ते को समझने का, जिसे हम कहते हैं संतुलन का सिद्धांत। तो जो कुछ भी हमने अब तक समझा वो सब इस एक टेबल में है। इनकी प्रकृति क्या है, मकसद क्या है, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी हैं या नैतिक, ये किस तरह के अधिकार हैं और सरकार की भूमिका क्या है, ये एक तरह से पूरी चर्चा का निचोड़ है। लेकिन यहीं कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। एक वक्त था जब मौलिक अधिकारों को सबसे ऊपर माना जाता था,
पर अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इन दोनों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है। कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ही संविधान को पूरा करते हैं। और इसी संतुलन से हम पहुंचते हैं अपनी आखिरी और सबसे अहम बात पर। अब हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, और वो मंजिल है एक कल्याणकारी राज्य का सपना। तो असल बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और भारत के संविधान में ना कुछ बहुत ऊंचे आदर्श लिखे हुए हैं। एक ऐसे भारत का सपना जहां हर किसी को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। इन्हें हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ खूबसूरत शब्द हैं किताबों में, या इनमें सच में कोई दम है? आइए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आखिर ये सिद्धांत हैं क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये सरकार के लिए एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट है, या कह लें एक रोड मैप। संविधान बनाने वालों ने इसे इसलिए डाला था ताकि आगे चलकर जो भी सरकारें आए वो अपने रास्ते से न भटकें और हमेशा एक इंसाफ पसंद समाज बनाने की तरफ ही काम करें। और बस यहीं पर असली मुश्किल शुरू होती है। सोचिए, अगर ये सिद्धांत इतने ही जरूरी हैं, तो फिर क्या होगा अगर कोई सरकार इन्हें बस नजरअंदाज कर दे? इसी एक सवाल में इन सिद्धांतों की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी आलोचना की, और वो ये है कि इन सिद्धांतों के पीछे कोई लीगल पावर, कोई कानूनी शक्ति है ही नहीं। ये बस सलाहें हैं, कोई आदेश नहीं। देखिए, मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में ना जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है, लेकिन निर्देशक सिद्धांत वो सरकार के लिए बस कह सकते हैं एक नैतिक जिम्मेदारी है। कानूनी तौर पर सरकार इन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? आलोचक अक्सर कहते हैं कि बिना कानूनी ताकत के ये सिद्धांत उस शेर की तरह है जिसके दांत ही ना हो। ये सरकार के लिए सिर्फ अच्छे अच्छे सुझावों की एक लिस्ट बनकर रह जाते हैं। अब इसे मानना है या नहीं मानना, ये पूरी तरह से सरकार की मर्जी है। चलिए, अब कानूनी बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और असल दुनिया की बात करते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? इन सिद्धांतों को लागू करने में प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल लेवल पर क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, सरकारों के सामने कई असली चुनौतियां हैं। पहली बात, इनकी भाषा बहुत गोलमोल है, जैसे सामाजिक न्याय। अब इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? हर कोई इसकी अपनी परिभाषा निकाल सकता है। दूसरी दिक्कत, इन बड़े बड़े वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बहुत बड़ा बजट चाहिए, जो हमेशा होता नहीं है। और शायद सबसे बड़ी बात, संविधान में कोई डेडलाइन ही नहीं दी गई है कि इन्हें कब तक लागू करना है। तो इन सारी प्रैक्टिकल मुश्किलों का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ये महान सिद्धांत अक्सर बस दूर के लक्ष्य बनकर रह जाते हैं, एक ऐसी मंजिल जिस तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल दिक्कतें भी हैं। जैसे कई बार ये सिद्धांत सीधे सीधे मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। यादें, भूमि सुधार और संपत्ति के अधिकार का मामला बिल्कुल वैसा ही। फिर इनकी लिस्ट इतनी लंबी और अलग अलग तरह की है कि सरकार ये तय नहीं कर पाती कि पहले क्या करें, बाद में क्या। और हाँ, इनका पॉलिटिकल मिसयूज वो तो होता ही है। पार्टियां चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती हैं, पर सत्ता में आने के बाद अक्सर इन्हें भूल जाती हैं। तो इतनी सारी आलोचनाएं सुनने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि ये सिद्धांत एकदम बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इतनी कमियों के बावजूद ये सिद्धांत इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को एक पॉजिटिव नज़र से देखें तो ये देश के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह हैं। ये सरकार को एक दिशा दिखाते हैं, एक रास्ता जिस पर चलकर सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सकता है, और आखिर में एक ऐसे वेलफेयर स्टेट की नींव रखी जा सकती है जिसका सपना हमारे संविधान ने देखा था। तो शायद हमें इन सिद्धांतों को किसी सख्त कानून की तरह नहीं, बल्कि एक गाइडिंग लाइट या एक रोशनी दिखाने वाले टावर की तरह देखना चाहिए। ये कोई कानूनी बेड़ियां नहीं है, बल्कि एक नैतिक कंपास है। एक ऐसा कंपास जो हमें हमेशा याद दिलाता रहता है कि एक देश के तौर पर हमारी सही दिशा क्या है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास सिद्धांत के बारे में बात करेंगे।
एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे संविधान की आत्मा का रक्षक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूल संरचना के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हमारी संसद के पास संविधान में बदलाव करने की कोई सीमा नहीं है? क्या वो इसकी मूल पहचान, इसकी आत्मा को भी बदल सकती है? ये वो सवाल है जिसके जवाब ने भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय कर दिया। इस दिलचस्प सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम एक बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि ये सिद्धांत आया कहाँ से, इसकी संरचना क्या है, ये लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है और आखिर में इसकी विरासत और इस पर जो बहस होती है उसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। एक तरफ संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसे समय के साथ बदलना जरूरी है, और दूसरी तरफ है उसकी एक अपरिवर्तनीय पहचान जिसे बदला नहीं जा सकता। इसी कश्मकश में इस सिद्धांत का जन्म हुआ। तो ये मूल संरचना सिद्धांत आखिर है क्या? आसान भाषा में समझे तो ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ एक सिद्धांत है। ये कहता है कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे या इसकी बुनियाद को न तो बदल सकती है, न ही उसे तबाह कर सकती है। समझिए कि ये एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। अब सबसे दिलचस्प बात कि ये सिद्धांत आया कहाँ से? इसकी कहानी है भारत की दो सबसे बड़ी संस्थाओं, संसद और न्यायपालिका के बीच हुए एक बड़े टकराव की। ये शक्तियों की लड़ाई थी। देखिए, इसकी कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ी। 1951 में शंकरी प्रसाद केस में लगा कि संसद की शक्ति सबसे ऊपर है। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ केस ने कहानी में एक जबरदस्त मोड़ ला दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती। इसी खींचतान को खत्म करने के लिए 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस ने एक बीच का रास्ता निकाला और यहीं से मूल संरचना सिद्धांत की नींव रखी गई। उस ऐतिहासिक फैसले का निचोड़ क्या था? बहुत सीधा सा, कि संसद संशोधन तो कर सकती है, पर संविधान की जो मौलिक पहचान है उसे नहीं बदल सकती। इसने भारत की दो सबसे ताकतवर संस्थाओं के बीच शक्ति का एक नया संतुलन बना दिया। तो सवाल ये है कि ये मूल संरचना आखिर है क्या? संविधान का वो कौन सा हिस्सा है जिसे कोई छू नहीं सकता? चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसकी कोई पक्की लिस्ट नहीं दी, लेकिन समय समय पर अपने फैसलों में बताया है कि इसमें क्या-क्या आता है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन। और हाँ, ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती, ये समय के साथ विकसित होती रहती है। तो अब समझते हैं कि ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र के लिए इतना खास क्यों है। आखिर ये लोकतंत्र के लिए एक ढाल की तरह काम कैसे करता है? इसकी अहमियत हम 4 बातों में समझ सकते हैं। पहला, ये संविधान को किसी भी तरह के मनमाने बदलाव से बचाता है। दूसरा, ये खुद हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करता है। तीसरा, ये न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के तौर पर मजबूत करता है। और चौथा, ये सरकार के अलग अलग अंगों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखता है। जरा सोचिए, अगर ये सुरक्षा कवच ना होता तो आज हमारे लोकतंत्र का स्वरूप क्या होता? और अब हम आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर, इसकी विरासत और इस पर होने वाली बहस। क्योंकि एक तरफ जहां ये सिद्धांत एक रक्षा कवच है, वहीं दूसरी तरफ इसे न्यायपालिका की एक अपरिभाषित शक्ति भी माना जाता है। इसको लेकर दोनों तरह की बातें होती हैं। एक तरफ ये जरूरी है क्योंकि ये संविधान की रक्षा करता है, लोकतंत्र को बचाता है और शक्तियों का संतुलन बनाए रखता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि इसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं है, ये न्यायपालिका को बहुत ज्यादा शक्ति देता है और इसके तत्व साफ साफ परिभाषित नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि 1973 के बाद ये सिद्धांत बस किताबों में रह गया। इसकी असली परीक्षा तो बाद के कई बड़े केसों में हुई। जैसे 1975 के इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में लोकतंत्र को मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को बुनियादी बताया गया। और 1981 के वामन राव मामले में ये साफ कर दिया गया कि ये सिद्धांत 1973 के बाद हुए सभी संशोधनों पर लागू होगा।
कभी सोचा है कि एक इमारत की नींव अगर वो वक्त के साथ कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? ठीक इसी तरह किसी भी देश की नींव होता है उसका संविधान। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे भारत का संविधान, जो इतना मजबूत है, फिर भी समय के साथ खुद को बदलता रहता है ताकि देश की नींव हमेशा मजबूत बनी रहे। तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या संविधान कोई पत्थर की लकीर है जिसे कभी बदला ही नहीं जा सकता? या फिर ये एक जिंदा दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो देश के साथ साथ बढ़ता है, सांस लेता है और बदलता है? हमारे संविधान निर्माताओं ने इस सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब दिया। एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें दोनों ही बातें शामिल हैं। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं, संविधान संशोधन, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है संविधान में कोई बदलाव करना। अब ये बदलाव कुछ नया जोड़ने के लिए हो सकता है, कुछ पुराना हटाने के लिए हो सकता है, या फिर किसी मौजूदा नियम को ही बदलने के लिए हो सकता है। असल में यही वो ताकत है जो हमारे संविधान को सच में एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। हमारे संविधान को बनाने वाले वाकई में बहुत दूर की सोचते थे। वो ये बात जानते थे कि आज से 50 या 100 साल बाद भारत कैसा होगा, इसकी जरूरतें क्या होंगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर संविधान में बदलाव का एक दरवाजा खुला रखा, ताकि ये किताब सिर्फ इतिहास का एक पन्ना बनकर ना रह जाए, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक गाइड की तरह काम करती रहे। और यही भारतीय संविधान की असली खूबसूरती नजर आती है। ये कठोरता और लचीलेपन का एक गजब का मिक्सचर है। एक तरफ ये इतना कठोर है कि कोई भी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसके जो मूल सिद्धांत है, जो इसकी आत्मा है, उससे छेड़छाड़ ना कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ ये इतना लचीला भी है कि समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से इसे ढाला जा सके। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है? क्या हर बदलाव के लिए एक ही तरीका है? नहीं, संविधान हमें बदलाव के लिए 3 अलग अलग टूल्स, या कह सकते हैं 3 अलग अलग रास्ते देता है। और कौन सा रास्ता चुना जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बदलाव कितना बड़ा और कितना जरूरी है। चलिए एक एक करके इन तीनों रास्तों को समझते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है साधारण बहुमत। इसका मतलब सीधा सा है, सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से 50% से ज्यादा की हाँ होनी चाहिए। ये प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसे कोई आम कानून पास किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर नए राज्य बनाने या नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव जैसे मामलों के लिए होता है। अब आता है दूसरा तरीका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, विशेष बहुमत। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जितने लोग वोट दे रहे हैं उनमें से कम 2/3 लोग पक्ष में वोट करें। और दूसरी शर्त, ये जो 2/3 की संख्या है, ये पूरे सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा होनी चाहिए। हमारे मौलिक अधिकारों जैसे बहुत जरूरी मामलों में बदलाव के लिए इतनी मजबूत सहमति जरूरी है। और अब आता है सबसे मजबूत ताला, यानी तीसरा रास्ता। इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी हाँ चाहिए होती है। ये तरीका तब इस्तेमाल होता है जब कोई ऐसा बदलाव हो जिसका असर सिर्फ केंद्र पर नहीं बल्कि राज्यों पर भी पड़ रहा हो, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ये हमारे संघीय ढांचे की रक्षा करता है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर देश चलाते हैं। तो देखिए, जब हम इन तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक साधारण बदलाव जैसे नया राज्य बनाना, उसके लिए कम सहमति चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकारों या राष्ट्रपति चुनाव जैसे बड़े बदलावों के लिए एक बहुत मजबूत और देशव्यापी सहमति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि कितने तरह के टूल्स हैं हमारे पास, पर अब देखते हैं कि इन टूल्स का इस्तेमाल होता कैसे है। एक आइडिया, एक बिल बनकर संविधान का हिस्सा कैसे बनता है, इसकी भी एक तय प्रक्रिया है और वो भी काफी सख्त है। ये पूरी प्रक्रिया इन 4 बड़े पड़ावों से होकर गुजरती है। सबसे पहले बिल को संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, पेश किया जाता है। फिर दोनों सदनों को इसे जरूरी बहुमत के साथ पास करना होता है। अगर जरूरत है तो इसे देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। और सबसे आखिर में जब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देते हैं, तब जाके ये संशोधन संविधान का हिस्सा बनता है। अब इस प्रक्रिया में कुछ नियम ऐसे हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। पहली बात, बिल को कोई मंत्री या कोई भी सांसद पेश कर सकता है। दूसरी, अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात पर सहमति ना बने तो आम कानूनों की तरह यहाँ जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब
बिल को दोनों सदनों से अलग अलग पास होना ही पड़ेगा। और तीसरी सबसे जरूरी बात, जब बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उन्हें उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। वे इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। अब तक तो सब सीधा सीधा लग रहा था, लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, पर क्या ये शक्ति अनलिमिटेड है? क्या वो कुछ भी बदल सकती है? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ मूल संरचना का सिद्धांत सामने आता है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, और इस सेफ्टी वॉल्व का जन्म हुआ साल 1973 में एक ऐतिहासिक केस में, केशवानंद भारती मामला। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना जाता है, जिसने संसद की शक्ति की सीमाओं को फिर से तय कर दिया। और ये है उस फैसले का सबसे पावरफुल वाक्य। इसका मतलब बिल्कुल साफ था। संसद घर की मरम्मत कर सकती है, दीवारों पर नया रंग कर सकती है, यहां तक कि कमरे भी बदल सकती है, लेकिन वो घर की नींव को नहीं हिला सकती। संसद संविधान को बदल सकती है, पर उसके मूल चरित्र, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। तो फिर सवाल उठता है कि ये मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? देखिए, इसमें वो चीजें आती हैं जो हमारे संविधान की बुनियाद हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये वो खंभे हैं जिन पर हमारा पूरा देश टिका है, और इन्हें किसी भी संशोधन से बदला या हटाया नहीं जा सकता। तो हमने क्या देखा? एक तरफ संविधान को बदलने की शक्ति है, और दूसरी तरफ उस शक्ति पर एक सीमा है। यही संतुलन, यही बैलेंस भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत और खूबसूरती है। ये शक्ति और जिम्मेदारी के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जो हमारे देश को चलाए रखता है। तो देखिए, तराजू के एक पलड़े पर है इसका महत्व। संशोधन की शक्ति संविधान को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है, सामाजिक न्याय को मजबूत करती है। लेकिन दूसरे पलड़े पर हैं इसकी सीमाएं और खतरे। इस शक्ति का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, या ये संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की वजह भी बन सकती है। और आखिर में सवाल ये नहीं है कि संविधान बदला जा सकता है या नहीं, वो तो बदला जा सकता है। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम भविष्य में स्थिरता और बदलाव के बीच इस नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखेंगे। ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, और हो सकता है कि इसी लगातार चलती बहस में ही एक मजबूत लोकतंत्र का असली राज छिपा हो।